हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल संगम इम्पैक्ट्स। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पदार्थ को यानी सबस्टांस या मैटर को कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, पदार्थ वह वस्तु है जो स्थान घेरे तथा जिसमें भार हो उसे हम पदार्थ कहते हैं। अर्थात वह वस्तु जो स्थान घेरे और जिसमें भार हो उसे पदार्थ कहते हैं, जैसे हवा, पानी, गैस इत्यादि। आइए पदार्थ के वर्गीकरण को देखते हैं। फ्रेंड्स, पदार्थ को मुख्य दो वर्गों में बांटा गया है। एक भौतिक वर्गीकरण और दूसरा रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण में पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है: ठोस, द्रव एवं गैस, अर्थात सॉलिड, लिक्विड एवं गैस। इसी प्रकार रासायनिक वर्गीकरण देखें तो रासायनिक वर्गीकरण पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया है, एक शुद्ध पदार्थ और दूसरा मिश्रण में। शुद्ध पदार्थ जो है उसे भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला तत्व अर्थात एलिमेंट्स और दूसरा यौगिक अर्थात कंपाउंड। तत्व को पुनः 3 भागों में बांटा गया है: धातु, अधातु और उपधातु, अर्थात मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड। इसी प्रकार यौगिक को 2 भागों में बांटा गया है: कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। यहाँ देखें, मिश्रण को भी 2 वर्गों में बांटा गया है, एक समांग मिश्रण और दूसरा विषमांग मिश्रण। फ्रेंड्स, अभी आपने देखा कि भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को मुख्य 3 वर्गों में बांटा गया है, एक ठोस, द्रव और तीसरा गैस। यानी पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है: ठोस अवस्था, द्रव अवस्था एवं गैसीय अवस्था। पहला ठोस यानी सॉलिड। इसका आयतन तथा आकार दोनों निश्चित होता है। मतलब जिस पदार्थ का आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है हम उसे ठोस कहते हैं, जैसे पत्थर, कोयला इत्यादि। दूसरा द्रव अर्थात लिक्विड। इसका आयतन निश्चित लेकिन आकार परिवर्तनशील होता है। अर्थात द्रव का आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार जो है वह निश्चित नहीं होता है, जैसे पानी, दूध, तेल इत्यादि। इसी प्रकार तीसरा गैस कहा, इसका आयतन तथा आकार दोनों परिवर्तनशील होता है, जैसे कोल गैस, मीथेन इत्यादि। यानी ठोस के आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, द्रव के आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है, तथा गैस का आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है। आइए ठोस, द्रव एवं गैस के कुछ समान गुणों को देखते हैं, जैसे गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा गैस में सबसे अधिक एवं ठोस में सबसे कम होता है। इसी प्रकार घनत्व की बात करें तो घनत्व जो है वो ठोस में सबसे ज़्यादा और गैस में सबसे कम होता है। अगला अंतर आणविक आकर्षण बल देखें तो ठोस में सबसे अधिक और गैस में सबसे कम होता है। इसी प्रकार अंतर आणविक स्थान देखें तो गैस में सबसे ज़्यादा एवं ठोस में सबसे कम होता है। अगला प्रत्यास्था। प्रत्यास्था ठोस में सबसे ज़्यादा और गैस में सबसे कम होता है। संसंजक बल देखें तो ठोस में ज़्यादा एवं गैस में सबसे कम। विसरण की क्रिया देखें तो गैस में सबसे ज़्यादा एवं ठोस में सबसे कम विसरण की क्रिया होती है। इसी प्रकार संपीड्यता देखें तो गैस में सबसे ज़्यादा संपीड्यता एवं ठोस में सबसे कम संपीड्यता होता है। अगला है दृढ़ता, अर्थात पदार्थ का वह गुण जिसमें पदार्थ टूटने से पहले अपने ऊपर होने वाले प्रहार का विरोध करता है। यानी दृढ़ता किसे कहा जाता है? तो पदार्थ का वह गुण है जिसमें पदार्थ टूटने से पहले अपने ऊपर होने वाले प्रहार का विरोध करता है। इस गुण को हम दृढ़ता कहते हैं। नोट में कहा है ठोस, द्रव एवं गैस के अलावा पदार्थ की 2 और अवस्थाएं होती है। एक अवस्था प्लाज्मा और दूसरा बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। पहला प्लाज्मा अवस्था। प्लाज्मा का कोई निश्चित आकार या निश्चित आयतन नहीं होता है। प्लाज्मा की पहचान सर विलियम क्रूक्स द्वारा 1879 ईस्वी में हुई, लेकिन प्लाज्मा नाम इरविंग लैंग्यूर ने दिया था। प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। क्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में प्लाज्मा होता है।
सूर्य और तारों की ऊष्मा प्लाज्मा अवस्था के कारण होती है। अगला अवस्था है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। यह पदार्थ की पाँचवीं अवस्था है। कम घनत्व तथा कम आयतन ताप पर पदार्थ को ठंडा करने से BEC तैयार किया जाता है। आइए आगे हम देखते हैं पदार्थों में होने वाले परिवर्तन को। फ्रेंड्स, पदार्थों में दो प्रकार का परिवर्तन होता है, एक भौतिक परिवर्तन और दूसरा रासायनिक परिवर्तन। अर्थात पहला फिजिकल चेंजेज और दूसरा केमिकल चेंज। पहला भौतिक परिवर्तन को देखते हैं। कहा यह उत्क्रमणीय प्रक्रिया है। इसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन आता है, परंतु रासायनिक गुण समान होता है। यह एक अस्थायी परिवर्तन है। इस परिवर्तन में कोई भी पदार्थ परिवर्तित होने के बाद पुनः अपनी पूर्व अवस्था में आ सकता है। अर्थात भौतिक परिवर्तन के साथ क्या होता है कि ऐसा परिवर्तन है जिसमें परिवर्तन के बाद भी अगर कोई पदार्थ चाहे तो पुनः अपनी पूर्व अवस्था में आ सकता है। दूसरा है रासायनिक परिवर्तन अर्थात केमिकल चेंज। यह उत्क्रमणीय प्रक्रिया है। इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो रासायनिक परिवर्तन का मुख्य गुण क्या है कि इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। अभी आपने देखा कि भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, वह पुनः अपनी पूर्व अवस्था में आ सकता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है जो अपने मूल पदार्थ के रासायनिक और भौतिक गुण से अलग होता है। यह अस्थायी परिवर्तन है। इस परिवर्तन में कोई भी पदार्थ परिवर्तित होने के बाद पुनः अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आ सकता है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन को समझते हैं। भौतिक परिवर्तन जैसे कार्बन डाइऑक्साइड से सूखी बर्फ बनना, मोमबत्ती का पिघलना, पानी से बर्फ का बनना, पानी का वाष्प बनना, चीनी या नमक का पानी में मिश्रण होना, शुष्क बर्फ का सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन होना, कपूर का जलना, रेत का पानी में विलयन, अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन, लोहे का चुंबकीकरण, ये सारे जो है ये सब भौतिक परिवर्तन है, फिजिकल चेंज है। इसी प्रकार देखेंगे तो रासायनिक परिवर्तन, मक्खन का खट्टा होना यह रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना, अगरबत्ती का जलना, खाने का पचना, लकड़ी का जलना अर्थात ईंधन जलना, लोहे पर जंग लगना, दूध से दही बनना, फास्फोरस को केरोसिन तेल में डालना, सोडियम को पानी में डालना, प्लेटिनम तार का जलना, पदार्थों का किण्वन एवं द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन, ये सारे के सारे रासायनिक परिवर्तन है। आइए कुछ नोट्स के माध्यम से देख लेते हैं। मोमबत्ती के जलने में भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन होता है। कहा कि मोमबत्ती जब जलता है तो उस समय दोनों परिवर्तन होता है, भौतिक एवं रासायनिक। अगला मोमबत्ती का जलना कैसा उदाहरण है तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। मोमबत्ती के जलते समय कौन सा परिवर्तन होता है तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दोनों होता है। चपाती का बेलना एवं सेकना किस परिवर्तन का उदाहरण है तो भौतिक एवं रासायनिक दोनों का उदाहरण है। इसी प्रकार भौतिक अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। कैसे तो ऊर्जा देकर या ऊर्जा निकालकर भौतिक अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। आइए एक मुख्य परिवर्तन लोहे पर जंग लगना को समझते हैं। लोहे पर जंग लगना यह रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पर जंग ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में लगता है। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन प्लस जल अर्थात जलवाष्प दोनों की आवश्यकता होती है। लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ जाता है। लोहे पर जंग लगने से उसकी आयु है घट जाती है। लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्ते का लेप किया जाता है। यह प्रक्रिया जस्तीकरण कहलाती है। किसी द्रव में लोहे का कील अपना चमक खो देता है, उसे कहते हैं शीतल पेय। यानी शीतल पेय में लोहे का कील जो है अपनी चमक को खो देता है। अगला प्रश्न है कि गैल्वेनाइजेशन से किसे बचाया जाता है तो लोहा को, अर्थात जस्तीकरण करने की प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। तो इस प्रक्रिया से लोहा को बचाया जाता है। लकड़ी को कीड़े मकोड़े से बचाने के लिए उस पर जिंक क्लोराइड का लेप किया जाता है। जस्ते की कमी से धान में खैरा रोग होता है। लवण युक्त जल जंग लगने के प्रक्रम की दर को बढ़ा देता है। आइए
अब रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थ को द्रव्य को देखें तो रासायनिक संगठन के आधार पर द्रव्य को मुख्यतः 3 प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। पहला तत्व, दूसरा यौगिक और तीसरा मिश्रण, अर्थात एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। तत्व जो है शुद्ध पदार्थ होता है, यौगिक भी शुद्ध पदार्थ होता है, लेकिन मिश्रण अशुद्ध पदार्थ होता है। शुद्ध पदार्थ मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक तत्व और यौगिक। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।